दोस्तों, एक कहानी 2024 में रिलीज हुई फैंटेसी थ्रिलर मूवी की दिल छू लेने वाली कहानी है। ये मूवी एक नेक राक्षसी लड़की और परिलोक के एक कमल लड़के की अनोखी प्रेम कहानी पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में शादी का कार्यक्रम दिखाया जाता है, जहां भिखारी के वेश में एक आदमी आता है और यहाँ मौजूद लोगों से कहता है, तुम लोग शादी में आए हो या किसी मैयत में, क्योंकि मुझे तो यहाँ कुछ अशुभ होने का संकेत मिल रहा है। तो दूल्हा उस भिखारी से कहता है, आज मेरी शादी के दिन तुम कैसी बकवास कर रहे हो। इस पर भिखारी उस दूल्हे से कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे शादी कर रहे हो। ये सुनते ही दुल्हन कूदकर भिखारी का गला पकड़ लेती है, पर भिखारी उसे दूर फेंक देता है। दरअसल वो परिलोक का एक हेडमास्टर होता है। फिर वो अपनी शक्ति से मोमबत्तियां बुझाकर वहाँ से माया हटा देता है, जिससे वहाँ मौजूद लोग अपने असली दानव वाले रूप में आ जाते हैं। और वो लड़की भी एक दानवी होती है, जो एक इंसान से शादी कर रही होती है। सच सामने आते ही सभी दानव हेडमास्टर की तरफ हमला करने उसकी ओर बढ़ते हैं। तभी मास्टर का शिष्य मोकिंग वहाँ आकर उन दानव पर ताबड़तोड़ हमले करने लगता है, पर दानव की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वो उसकी ओर बढ़ती ही जाती है। वो अपनी शक्ति से उन सब पर हमले जारी रखता है। इसी दौरान मोकिंग की बहन सुशी भी वहाँ आकर इस लड़ाई में शामिल हो जाती है। अब परिलोक के दोनों भाई बहन मिलकर अपनी शक्ति और कुशल तलवारबाजी से ज्यादातर दानवों को मार गिराते हैं। ये देखकर वो दानवी दुल्हन और इंसान वहाँ से भागने लगते हैं, पर मोकिंग दुल्हन के पेट में तलवार घुसा देता है। तो दूल्हा दुल्हन मोकिंग से उन्हें छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, जिससे मोकिंग को उन दोनों पर दया आ जाती है। जैसे ही वो अपनी तलवार हटाता है, वो दुल्हन एक विशाल सांप में बदल जाती है और मोकिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उससे कहती है कि क्या हम दानवों को प्यार करने का अधिकार नहीं है। फिर वो मोकिंग को खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाती है। तभी मास्टर अपनी तलवार से उसका फन काट देते हैं और वो वहीं पर मर जाती है। ये देखकर उसका प्रेमी इंसान भी खुद को चाकू मार लेता है और ये कहते हुए मर जाता है कि मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूँगा। इस पर मोकिंग की बहन सुशी कहती है कि शायद ये इंसान प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल था। अब हेडमास्टर मोकिंग से कहते हैं, दानवों पर कभी भी दया मत करना, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो उस राक्षसी का पेट फाड़कर उसमें से आईने का एक टुकड़ा निकालते हैं। तो ये देखकर मोकिंग उनसे पूछता है कि आखिर ये क्या है। मास्टर उन्हें बताता है कि आईने का टुकड़ा एक प्राचीन दानव राजा का हथियार है। उस दानव राजा को हजारों साल पहले सील कर दिया गया था, पर ऐसा कहा जाता है कि अब उसका पुनर्जन्म हुआ है, जिससे तीनों लोकों में तबाही मच जाएगी। अगले सीन में दानव लोक दिखाया जाता है, जहाँ एक बुजुर्ग कुछ दानव बच्चों को उसी दानव राजा की कहानी बताते हुए कहते हैं कि हजारों साल पहले परिलोक और दानव राज बाजी में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें बाजी हार गई और उसकी शक्तियों को एक जादुई आईने में सील कर दिया गया। तब से सभी दानव इस लोक में आकर बस गए और यहीं रहने लगे। इन्हीं बच्चों के बीच में एक चुलबुली बिल्ली दानव लड़की मीव भी होती है। मीव दानव होने के बाद भी बहुत नेक दिल होती है और वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है। तो बाजी की ये कहानी सुनने के बाद मीव वहाँ के दानव मंदिर में रहने वाले एक कुत्ते को खाना देने जाती है। तभी उसकी नजर चेरी ब्लॉसम के पेड़ पर पड़ती है, जो कि कई सालों बाद खिल उठा था। जैसा कि कहानी सुनाने वाले उस बुजुर्ग ने बताया था कि जब ये पेड़ खिल उठेगा तो समझ लेना कि दानव राज बाजी अपने इस जन्म में जागने वाली है। इसी बीच वो बच्चे आकर वहाँ मीव के साथ शरारत करने लगते हैं। तो मीव मजाक में अपनी शक्ति से उन बच्चों में से किसी को मूली तो किसी को मशरूम और बच्चों के लीडर को मछली बना देती है। फिर वो उन बच्चों को सामान्य कर देती है, क्योंकि ये बच्चे मीव को और मीव इन बच्चों को बहुत प्यार करती थी। दूसरी ओर परिलोक में हेडमास्टर मोकिंग से कहते हैं, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम सौंप रहा हूँ। ये लॉकेट लो, इसमें बाजी दानव का खून है। इसके जरिए तुम्हें उसके जादुई आईने के टुकड़े को ढूंढने होंगे, ताकि हम उस आईने को जोड़कर उसकी शक्ति को सील कर सके, क्योंकि इस जन्म में बाजी इस आईने की शक्ति से अपनी पुरानी यादें और शक्ति हासिल कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो वो तीनों लोगों को तहस नहस कर देगी। तो अब बाजी के जादुई आईने के बाकी टुकड़े ढूंढने के लिए मोकिंग दानव लोक के लिए निकलता है। इधर दानव लोक में मीव चेरी ब्लॉसम के पेड़ के पास खड़ी होती है और उसकी ओर देखकर प्रार्थना करती है कि मेरी जिंदगी मस्त चल रही है, बस एक अच्छा सा स्मार्ट दानव बॉयफ्रेंड मिल जाए। इत्तेफाक से जब मोकिंग दानव लोक में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति ठीक से काम नहीं करती, इसलिए वो सीधा उसी पेड़ के पास आकर गिरता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और गड्ढा भी हो जाता है। तो मीव बच्चों के साथ मोकिंग के पास जाती है और उसको होश में लाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो मोकिंग को अपने घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो मीव उससे कहती है, डरो मत, मैं भले ही बिल्ली दानव हूँ, पर हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। फिर जब वो उसे अपना बिल्ली वाला रूप दिखाती है तो मोकिंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस लोक में उसकी शक्ति ठीक से काम नहीं करती और मीव उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब मीव घर के अंदर जाती है तो मोकिंग वहाँ नहीं होता, क्योंकि वो
मास्टर के दिए लॉकेट से आईने का टुकड़ा ढूंढने वहाँ के एक पुराने मंदिर में चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो लॉकेट चमकने लगता है, जिससे मोकिंग समझ जाता है कि आईने का टुकड़ा अंदर ही है। तभी मंदिर के अंदर से वो कुत्ता बाहर आता है, जिसे म्यू खाना खिलाया करती थी। उसके गले में आईने का टुकड़ा बंधा देखकर जैसे ही मोकिंग उसे निकालने की कोशिश करता है, वो कुत्ता एक खतरनाक धुएं वाले राक्षस में बदल जाता है और मोकिंग पर हमला करने लगता है। बचने के लिए मोकिंग उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो दानव कुत्ता मोकिंग को घायल कर देता है और उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। तब तक मोकिंग को बचाने म्यू उसके सामने आ जाती है और उस कुत्ते को शांत करने लगती है, जिससे उस कुत्ते का शरीर नष्ट हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद मोकिंग उसके पास से गिरा आईने का दूसरा टुकड़ा भी उठा लेता है। अब म्यू उससे पूछती है कि क्या तुम यही ढूंढने इस लोक में आए हो और तुम इसका क्या करोगे? तो मोकिंग कहता है, मैं ये सब तुम्हें नहीं बता सकता, तुम बस अपने काम से काम रहो। इस पर म्यू कहती है, मैं एक ऐसे दानव को जानती हूँ जिसको आईने के बाकी टुकड़े की जानकारी है। तो मोकिंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे उस दानव तक ले चल सकती हो? म्यू कहती है, ठीक है। अगले सीन में म्यू उसे पहाड़ी पर ले जाती है, जिसके नीचे गहरी खाई होती है। फिर वो उसे बताती है कि आगे गहराई में बादलों के नीचे दानवों का एक बाजार है, हमें वहाँ वो दानव मिल सकता है। इसके बाद म्यू अपनी बालों की जादुई हेयर पिन की छतरी बनाकर मोकिंग को साथ लेकर नीचे की तरफ उड़ जाती है। अब दोनों छतरी के सहारे उड़ते हुए बादलों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इस खूबसूरत उड़ान के बाद ये लोग नीचे उस बाजार तक पहुँच जाते हैं, लेकिन बाजार के अंदर जाने से पहले म्यू मोकिंग को सावधान करते हुए कहती है, यहाँ के दानव परिलोक और वहाँ के लोगों से नफरत करते हैं और अगर किसी को ये पता चल गया कि तुम परिलोक से आए हो तो ये लोग तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। अब ये दोनों बाजार के अंदर जाते हैं, जहाँ अलग अलग प्रजाति के दानव कुछ न कुछ खरीदने या बेचने आए हुए होते हैं। जैसे जैसे ये लोग बाजार में आगे बढ़ते हैं, इन अजीब से दानों को इंसानी अंगों को खरीदते बेचते देखकर मोकिंग को इन पर गुस्सा आने लगता है। इसी बीच वहाँ दानव सैनिक पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको खबर मिली होती है कि यहाँ कोई शायद परिलोक से आया है। अब सिपाहियों को इधर आते देखकर म्यू मोकिंग को बचाने के लिए उसे पकड़कर खड़ी हो जाती है, जिससे सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। जब उन्हें यहाँ कोई नहीं मिलता तो ये दानव सिपाही वापस लौट जाते हैं। इसके बाद म्यू मोकिंग को लेकर एक दानव जासूस के पास जाती है और उससे पूछती है, मुझे बताओ कि जादुई दर्पण के बाकी टुकड़े कहाँ मिलेंगे? इस जानकारी के बदले मुझे तुम्हारे एक कीमती हेयर पिन चाहिए। म्यू के लिए जादुई हेयर पिन काफी खास होता है और वो इसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहती, पर वो मोकिंग को प्यार करने लगी थी, इसलिए उसको आईने का टुकड़ा दिलाने के लिए वो ना चाहते हुए भी उस सुअर दानव को अपना हेयर पिन दे देती है। जिसके बाद वो अपनी नाक से सूंघकर वो उन दोनों को खोजी रेस्टोरेंट में जाने को कहता है। तो आईने का वो टुकड़ा पाने के लिए अब ये दोनों उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। अंदर जाने पर वहाँ एक खूबसूरत महिला झूले पर झूलती दिखती है। उसने आईने का वो टुकड़ा अपने गले में पहना हुआ होता है। तो म्यू मोकिंग से कहती है, हमें इसके पास पहुँचना होगा। तभी उस रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी घोषणा करता है कि आज ये सुंदरी तुम में से किसी एक खूबसूरत नौजवान के साथ रात्रि भोज करेगी। इन सभी में से वो महिला मोकिंग को चुनती है। तो आईने का टुकड़ा हासिल करने के लिए मोकिंग उसके साथ कमरे के अंदर चला जाता है, जहाँ वो कपड़े उतार कर नहाना शुरू करती है और मोकिंग को रिझाने के लिए अपने पास बुलाती है। अब मोकिंग उसके पास जाकर जब उसके गले से आईने का टुकड़ा निकालने की कोशिश करता है तो उससे कहती है, मुझे पता है तुम परिलोक से इस टुकड़े की खोज में आए हो। इस दौरान म्यू भी अंदर आ जाती है। उसे अंदर देखकर वो महिला चौंक जाती है और मोकिंग को नहाने वाले टब से बाहर फेंक देती है। फिर वो दानवी उस जगह को एक भयानक जगह में तब्दील कर देती है और एक खूंखार मकड़ी में बदल जाती है, जिसे देखकर मोकिंग और म्यू भागने की कोशिश करते हैं और वो दानव मकड़ी मोकिंग का पैर अपने जाले में बांधकर उसे खाने की कोशिश करती है, जबकि म्यू उसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी ओर खींचने लगती है। इस दौरान बचने के लिए मोकिंग भी उस दानव मकड़ी पर हमला करने की कोशिश करता है। इत्तेफाक से उसकी थोड़ी शक्तियाँ काम कर जाती है। जब वो मकड़ी नहीं रुकती तो म्यू मकड़ी के गले में लटके आईने के टुकड़े को देखकर अपनी मानसिक शक्ति से उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे पता नहीं कैसे मकड़ी का शरीर ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाती है। तो मोकिंग मकड़ी के पास वाला आईने का टुकड़ा भी उठा लेता है। फिर ये लोग इस होटल से बाहर निकलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वैसे ही दानव सिपाही इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे लग जाते हैं। बचने के लिए दोनों होटल के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर भाग जाते हैं और सैनिक वहाँ भी पहुँच जाते हैं और म्यू मोकिंग को किस करने लगती है। ये देखकर सैनिकों को लगता है कि ये दोनों होटल में रुकने वाले कोई आम यात्री हैं और वो वापस लौट जाते हैं। अचानक से म्यू बेहोश हो जाती है। इस दौरान उसे सपने में राजबाजी और कुछ रहस्यमयी दरवाजे दिखते हैं, जिससे उसकी आँख खुल जाती है। तो वो खुद को अपने घर में
लेटे हुई पाती है और मोकिंग उसका ख्याल रख रहा होता है। वो उसे बताता है कि तुम 3 दिन से बेहोश थी। तो म्यू उससे कहती है आज के दिन हमारे लोक में दानव राजबाजी का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा और झांकियाँ निकाली जाएंगी, जिसमें यहाँ के सभी निवासी खूब मजे करते हैं और रात में बहुत भव्य आतिशबाजी होती है। इसके बाद म्यू मोकिंग को वो मेला दिखाने ले जाती है जहाँ लोग जश्न मना रहे होते हैं। इस दौरान मोकिंग और म्यू भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब म्यू मोकिंग के साथ दुकान पर सामान देख रही होती है तो उसे एक हेयर पिन पसंद आता है, लेकिन इन दोनों के पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। तो दुकानदार कहता है कि तुम बिल्ली हो, मैं तुम्हारे मुलायम बालों के बदले तुम्हें ये हेयर पिन दे सकता हूँ। पर म्यू को अपने बिल्ली वाले बाल बहुत पसंद होते हैं, इसलिए वो दुकानदार को मना कर देती है और आगे बढ़ जाती है। इसी बीच जब म्यू दूसरी दुकान पर होती है तभी मोकिंग की बहन वहाँ आकर मोकिंग को एक तरफ खींच ले जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ एक दानव लड़की के प्यार में पड़ गए हो। तो मोकिंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर उसकी बहन कहती है कि याद रखना, दानव पर भरोसा करना ठीक नहीं है, इसलिए तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो वही करो। इसके बाद उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। तब तक म्यू मोकिंग को ढूंढते हुए उसके पास आती है और कहती है चलो मैं तुम्हें एक खूबसूरत जगह दिखाती हूँ। फिर वो मोकिंग को ऐसी जगह ले जाती है जहाँ से उत्सव के अवसर पर सजाए गए पूरे शहर का शानदार नजारा दिख रहा होता है। वहाँ वो मोकिंग से कहती है कल रात यहाँ बहुत ही भव्य आतिशबाजी होगी, मैं चाहती हूँ कल का वो खूबसूरत नजारा तुम मेरे साथ देखो। तो मोकिंग उसे कुछ देर रुकने के लिए कहकर उसके लिए वही हेयर पिन लाता है और उसके बालों में लगा देता है। फिर उससे कहता है कि तुमने मेरी मदद के लिए अपनी पसंदीदा हेयर पिन उस दानव को दे दी थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। खुश होकर म्यू उससे पूछती है कि बिना पैसे के तुमने ये कैसे खरीदी? तो वो कहता है मैंने अपनी तलवार देकर इसे खरीदा है। म्यू को ये सही नहीं लगता और वो वापस जाकर उसकी तलवार ले आती है। अब मोकिंग उससे पूछता है तुमने उससे तलवार वापस कैसे ले ली? तो वो बताती है कि मैंने इसके बदले अपनी खास बिल्ली के बालों को बेच दिया। उसका ये अपनापन देखकर मोकिंग के दिल में उसके लिए प्यार और गहरा होने लगता है। फिर वो मोकिंग का दिया हेयर पिन अपने गले में पहन लेती है और उससे कहती है मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। फिर वहाँ से म्यू उसे नदी के किनारे ले जाती है और कहती है सपने में मैंने यही आईने का आखिरी टुकड़ा देखा था। तभी उसके सामने नदी के अंदर से कछुए के आकार का एक विशाल भवन बाहर निकलता है, जिसके अंदर 3 रहस्यमयी दरवाजे होते हैं। अब ये दोनों दरवाजे को पार करते हुए अंदर जाते हैं और एक कमरे में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ इन्हें एक रहस्यमयी आदमी बीड़ा बजाते हुए दिखता है। हैरानी की बात ये होती है कि उस आदमी का प्रतिबिंब आईने में नहीं दिखता। अब वो आदमी इन दोनों को आईने का टुकड़ा देते हुए कहता है तुम यही लेने यहाँ आए हो ना? तो मोकिंग कहता है हाँ। जैसे ही म्यू उस आईने के टुकड़े को हाथ में लेती है वो जगह हिलने लगती है और वो विशाल भवन नदी के अंदर समा जाता है, जिसके अंदर ये तीनों भी मौजूद होते हैं। अब इन दोनों के सामने खड़े उस आदमी की आत्मा कहती है कि यहाँ बहुत सारा खजाना है, पर ये जगह श्रापित है और अगर कोई यहाँ से कुछ भी लेता है तो उसके बदले उसे किसी न किसी को यहाँ अपना बलिदान देना होता है। क्योंकि इस लड़की ने इस आईने का टुकड़ा लिया है, इसलिए इसको अपनी जान देनी होगी। ये सुनकर दोनों भवन के बाहर भागते हैं, पर वो भवन पानी के अंदर होता है। ये दोनों उस नदी की गहराई से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, पर नदी में मौजूद हजारों लोगों की आत्माएं जो खजाने की लालच में मरे थे म्यू का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगते हैं, जबकि उसे बचाने के लिए मोकिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाल लेता है। पर म्यू बेहोश होती है। तो जैसे ही मोकिंग उसके पास से आईने का टुकड़ा उठाता है, जादुई आईने के सारे टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे उसके अंदर कैद दानवबाजी की शक्ति जागृत हो जाती है और उस आईने में म्यू जैसी एक औरत दिखने लगती है। तो मोकिंग उससे पूछता है तुम कौन हो? वो बताती है कि मैं दानव राजबाजी की शक्ति हूँ और म्यू मेरा ही पुनर्जन्म है। एक बार मेरी ये शक्ति उसके अंदर समाहित हो गई तो वो फिर से शक्तिशाली दानवबाजी बन जाएगी। मोकिंग कहता है ये सच नहीं हो सकता। वो औरत कहती है म्यू को इस बारे में नहीं पता कि वो पिछले जन्म में बाजी थी, और तुम्हें क्या लगता है उसको कैसे पता लगा कि आईने के सारे टुकड़े कहाँ हैं? पिछले जन्म की वजह से ही उसको इस बात की अनुभूति थी और उसको ऐसे सपने आते थे। इसी वजह से उसके छूने से कुत्ते को मुक्ति मिली और वो मकड़ी दानव उसके ही मानसिक शक्ति से मारी गई। ये सब सुनकर मोकिंग गुस्से से भर जाता है और उस आईने को पकड़ लेता है, जिससे अब वो औरत दिखना बंद हो जाती है। पर मोकिंग अब बहुत उलझन में था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिस म्यू को वो प्यार करने लगा था वही दानवबाजी का पुनर्जन्म है। जब म्यू को होश आता है तो मोकिंग उसकी ओर तलवार लगाकर खड़ा होता है और कहता है तुम मुझसे दूर ही रहो। पर बेचारी म्यू को तो कुछ भी नहीं पता होता कि आखिर क्या बात हुई है। फिर मोकिंग उससे कहता है आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये सुनकर म्यू हैरान रह जाती है। वो मोकिंग से कहती है तुमने तो कहा था तुम हमेशा मेरा साथ दोगे और मेरी हिफाजत करोगे। फिर वो उसे उसका दिया हुआ हेयर पिन दिखाते हुए कहती है तुम अचानक क्यों बदल गए? तो मोकिंग उसके हेयर पिन को तलवार से काट देता है। ये देखकर म्यू का दिल टूट
जाता है और वो बेचारी रोते हुए कहती है, क्या तुम्हारा प्यार झूठा था? कम से कम मेरी गलती तो बता दो। लेकिन वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है और परिलोक में जाकर हेडमास्टर को आईना दे देता है। तो हेडमास्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें बाजी के पुनर्जन्म के बारे में कोई जानकारी है? इस पर मोकिम कोई जवाब नहीं देता। उसको इस तरह दुविधा में देखकर हेडमास्टर पीछे के समय की उस घटना को देख लेते हैं, पुनर्जन्म में, जिसमें मोकिम को ये पता लगा था कि मीव ही बाजी है। तो मोकिम हेडमास्टर को समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़की वैसी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता। पर हेडमास्टर उसकी कोई बात नहीं सुनते और सिपाहियों से उसे नीचे ले जाने को कहते हैं। फिर वो उस आईने को सील कर देते हैं। दूसरे ओर मीव टूटे दिल के साथ वो आतिशबाजी देखती है जो उसने मोकिम के साथ देखने की सोची थी। फिर वो उस बुजुर्ग के पास जाकर उनसे परिलोक तक जाने का रास्ता पूछती है। तो कहते हैं, दानव के लिए वहाँ जाना आसान नहीं है, सिर्फ एक ही नदी है जिससे होकर वहाँ जाया जा सकता है। पर उस नदी में जैसे ही दानव पैर रखेगा वो मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगा। लेकिन मीव मोकिम के प्यार के लिए वहाँ जाने को तैयार हो जाती है। जब वो उस नदी के पास जाती है तो बच्चे उसे रोकते हुए कहते हैं, इस नदी से कोई दानव जिंदा वापस नहीं आता, फिर तुम उसके प्यार के लिए इसमें क्यों जा रही हो? पर मीव उन बच्चों को खुश रहने को कहकर उस नदी में उतरकर आगे बढ़ने लगती है, जिससे उसका शरीर पिघलने लगता है। पर वो रुकती नहीं और थोड़ी देर बाद उसे ऊपर की तरफ परिलोक नजर आने लगता है। दूसरी तरफ परिलोक में मोकिम को मीव से प्यार करने के लिए जंजीरों में बांधकर सजा दी जा रही होती है। पर वो अब भी यही बात कह रहा होता है कि मीव अच्छी लड़की है। उधर मीव का शरीर पूरा गलने लगता है तो उसके अंदर की बाजी की दानव शक्ति उससे कहती है, अगर तुम मुझको अपना शरीर कंट्रोल करने दो तो मैं तुम्हें ऊपर परिलोक तक ले जा सकती हूँ। मीव कहती है, मैं मोकिम के प्यार के लिए कुछ भी करूँगी। उधर हेडमास्टर मोकिम से सच का खुलासा करते हुए कहते हैं कि पिछले जन्म में भी तुम बाजी के प्रेमी थे और ये परिलोक के लोगों को मंजूर नहीं था। फिर वो उसे उसका पिछला जन्म दिखाते हैं जहाँ वो और बाजी प्यार और शांति से रहते थे। पर हेडमास्टर और गुरु ने इसका विरोध किया तो उसे बचाने के लिए मोकिम सामने आया और गलती से गुरु के हाथ से मारा गया। इससे नाराज होकर बाजी ने दुनिया में उथल पुथल मचा दी और गुरु को भी मार डाला। क्योंकि बाजी मोकिम से बहुत प्यार करती थी इसलिए सभी मास्टर ने मिलकर उसकी शक्ति सील कर दी और वो मर गई। आगे हेडमास्टर कहता है, इत्तेफाक से तुम दोनों इस जन्म में भी फिर से प्यार में पड़ गए। अब वो उसे एक तलवार देकर कहते हैं कि मीव को मार दो क्योंकि वो एक दानव बाजी है। तब तक बाजी की ऊर्जा पाकर मीव भी वहाँ आ जाती है तो मोकिम की बहन और बाकी सैनिक उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर बाजी के शक्ति के आगे वो टिक नहीं पाते और गिर जाते हैं। जब मोकिम उसे रोकना चाहता है तो बाजी उस पर भी हमला करती है, लेकिन उसके अंदर की मीव खुद पर काबू करने की कोशिश कर रही होती है। पर उस पर हावी बाजी मोकिम पर हमला जारी रखती है। आखिरकार मीव किसी तरह खुद पर काबू करती है। जब हेडमास्टर उसे मारने को कहता है तो मोकिम ऐसा नहीं करता और उसे गले लगा लेता है। फिर मीव उसे उसकी प्यार की निशानी वो हेयर पिन दिखाती है। इस दौरान मास्टर बाजी पर तलवार से हमला कर देते हैं तो उसे बचाने के लिए इस बार भी मोकिम सामने आ जाता है, जिससे तलवार उसके आर पार हो जाती है और वो गिर जाता है। तो मीव उसे पकड़कर रोने और चीखने लग जाती है। उसके गुस्से से जादुई दर्पण आजाद होकर उसके पास आ जाता है, जिससे उसकी पूरी शक्ति जागृत हो जाती है। फिर वो वहाँ तहलका मचा देती है और पूरे परिलोक को तहस नहस करने लगती है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। तो मर रहा मोकिम उसे रोकता है और अपना पवित्र शक्तिशाली दिल निकालकर मोकिम को लगा देती है। इस दौरान मीव को कमजोर पड़ता देख हेडमास्टर उस पर अपनी शक्तियों से जोरदार हमला करता है, पर वो बेचारी मोकिम की हिफाजत में लगी होती है और मर जाती है। अब तक मोकिम ठीक हो जाता है तो हेडमास्टर उससे कहता है, उसका दिल हमें दे दो ताकि परलोक और शक्तिशाली हो जाए। पर मोकिम कहता है, आप इतना कैसे गिर सकते हो कि उसका पवित्र शक्तिशाली दिल पाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। फिर वो हेडमास्टर को चेतावनी देकर मीव की बॉडी लेकर वहाँ से दूर एक पहाड़ी पर रहने चला जाता है। वहाँ उसके दिल से आवाज आती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ पर मेरा दिल तो है। इस तरह ये दिल छू लेने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।